नमस्कार दोस्तों, अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपके जो को-करिकुलर एग्ज़ाम है वो हिंदी संवैधानिक मुख्य भाषा है, तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पेपर को आप आखिरी तक ज़रूर देखें, जिसमें मैं आपको 75 क्वेश्चंस करके दिखाऊँगा, उसके सही तरीके से कैसे आपको करने हैं, जिससे कम टाइम में आपका एग्ज़ाम हो जाए। और बहुत सारे लोग का को-करिकुलर में जो है वो बैक लग जाता है, तो क्या मेन इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, जो कि आपका बैक ना लगे। तो ध्यान रहे ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि बीच-बीच में आपको ऐसे ट्रिक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा जो एग्ज़ाम में सीधे काम आएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। हम एक-एक करके सारे क्वेश्चंस को जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे और इसके बारे में बातचीत करेंगे। बीच-बीच में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी मार्क करूँगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर साल आते ही हैं मतलब वो फिक्स है कि वो आएँगे ही। ठीक है, तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, अगर पेन कॉपी नहीं है तो ठीक है मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, आप ध्यान से पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका कभी भी को-करिकुलर में बैक नहीं लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल रहा हमारा ये, महाभारत सीरियल संवाद किसने लिखा है? तो महाभारत सीरियल संवाद जब महाभारत सीरियल बना उसमें प्रेमचंद की डेथ हो चुकी थी, तो प्रेमचंद उसको लिखे नहीं, तो प्रेमचंद को हटा दीजिए आप। तो मुंतशिर रामानंद सागर जो है वो डायरेक्ट किए थे, लिखे नहीं थे। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे डाउट्स हो जाते हैं कि नहीं रामानंद सागर लिखे, नहीं, उन्होंने डायरेक्ट किया। रज़ा राही मासूम रज़ा जो थे, उन्होंने ये लिखा था। अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुसंधान किया जाना चाहिए। बच्चों की घर की भाषा, जो आप प्राथमिक का मतलब होता है छोटे बच्चों की पढ़ाई जिसमें एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी की बात होती है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अगर दूसरी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, तो आपके बच्चे उस चीज़ को ईज़िली समझ नहीं पाएँगे, इसलिए मातृभाषा का यूज़ किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो मातृभाषा। यही दोनों क्वेश्चन एक-दूसरे से कोरिलेटेड है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। एक से अधिक भाषा का प्रयोग करने वाला कहलाता है बहुभाषी। ये तो सिंपल सा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन्स ऐसे आपको देखने को मिल जाएँगे जो आप हमेशा जानते होंगे मतलब ऐसा नहीं कि आपने पढ़ के गया, रट कर गया, नहीं ऐसा आपको कॉमन सेंस से उतना पता है कि हाँ, इसका ही होगा। पटकथा, पटकथा के लिए सर्वप्रथम आवश्यक तत्व क्या है? पटकथा का मतलब होता है कोई चीज़ जिसे पढ़ते हो आप। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है शीर्षक। अगर आपका शीर्षक अच्छा है, तभी आपका इंटरेस्ट होता है पढ़ने में। जैसे आपको यूट्यूब में देखते हो तो थंबनेल जैसा आपको अट्रैक्ट करता है। अंदर तो आप वीडियो को देख नहीं रहे हो, सबसे पहले आप थंबनेल पढ़ते हो, उसके बाद वीडियो को क्लिक करते हो, उसे बोलते हैं पटकथा। ओके, पटकथा का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो कहानी, बुनावट, ना संवाद, ये सारी चीज़ें पटकथा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हुँ, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7वाँ सॉरी क्वेश्चन नंबर 7वाँ की बात करते हैं, ये रहा। तो हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ? तो 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का प्रारंभ हुआ। सरकारी कामकाज में वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृति दिया है, उसे राजभाषा कहते हैं। किसी देश के बहुसंख्यक लोग की भाषा जो कहलाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा जिसमें सरकारी कामकाज होता है, याद रहे और राष्ट्रभाषा जो हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लोग अगर एक ही भाषा को बोलेंगे, उसे राष्ट्रभाषा बोलेंगे। संविधान के किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो 343 343 जो धारा है उसमें आपका राजभाषा किया गया है। अगर 11वां क्वेश्चन्स की अगर बात करें तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये सबको पता है। आगे अगर बढ़ते हैं, इनमें से हिंदी भाषा का प्रथम प्रचारक कौन था? तो हिंदी भाषा के जो प्रथम प्रचारक थे वो महात्मा गांधी थे। याद रहे इस बात का कि महात्मा गांधी थे प्रथम प्रचारक। ओके, मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग भूले ना। ओके। आगे अगर बढ़ें तो दक्षिण भारत सॉरी 1 सेकंड हाँ, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार राजभाषा की स्थापना किसने की थी? तो इसको भी महात्मा गांधी ने की थी। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो 1955 में राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ। देश हमारा आज़ाद हो गया तब राजभाषा की बात हुई। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ था? तो राजभाषा जो अधिनियम है वो 1976 में हमारा निर्मित हुआ था। अगर राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य नहीं आते हैं? तो हिमाचल हिमाचल प्रदेश जो है वो हमारे ख श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है।
राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो 1944, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। 1943 के अंतर्गत घोषित किया जाता है और यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। ध्यान से देखें तो धारा के अंतर्गत, ठीक है, गठन संविधान की धारा के अंतर्गत किया जाता है। राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 344 में है। ये दोनों दोनों चीज़ सेम धारा में है, तो इसलिए ध्यान रहे। अगर 19वें क्वेश्चन की बात करें तो परिनिष्ठा भाषा का दूसरा नाम है मानक भाषा। परिनिष्ठा को मानक भाषा के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा में हिंदी राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 14 सितंबर 1949 में, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके 1 से 1.5 साल में, कि कौन सी राजभाषा होनी चाहिए। बहुत लोग कहे गए जैसे उर्दू होनी चाहिए, बहुत वो जैसे कैटेगराइज हो, तो फिर एनालाइज किया गया कि सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदी भाषा बोलते हैं, इसलिए हिंदी का यूज़ किया गया। अगर हम 21वें सवाल की बात करें तो इनमें से कौन-सा राज्यसभा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी का राज्य है? तो गोवा। गोवा जो है वो राज्यसभा अधिनियम के अनुसार ख श्रेणी का राज्य है। ठीक है? इसमें कुछ चीज़ें जो आपको ये देखिए, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको सर्कल कर दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये आपको हर जगह पढ़ने को नहीं मिलता है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको ये याद होगा, अगर पढ़ोगे नहीं तो याद नहीं होगा। इसलिए मैं जिनको-जिनको सर्कल कर रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? ठीक है, इम्पोर्टेंट मैं डाल दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ तो राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो राजभाषा आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है? संविधान के किस अध्याय में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? तो 17वें अध्याय में राजभाषा का उल्लेख किया गया संविधान के। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय अंकों के स्वरूप में अपनाया जाएगा। उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 343 के पहले अनुच्छेद में किया गया है। ये बात एकदम अच्छे से याद रखें। इसको भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? आप जो-जो इम्पोर्टेंट है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको रट लीजिएगा। आपका 7 तारीख को पेपर है, तो आप अच्छे से रट लीजिए, 4th सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। अगर हम 25वें क्वेश्चन की बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कुल कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है? कि 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। इस पेज को मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ क्योंकि इस पेज में जितने भी सवाल हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये ये जो पूरा पेज है आपका, ये पूरा पेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ तक इस पेज को अच्छे से देख लें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ओके? ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान हमने पहले ही जान लिया है कि जो भारत का संविधान है, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये सबको पता है ना? यहाँ पे संघ की राजभाषा क्या है? तो संघ की राजभाषा जो है हिंदी है। संविधान में प्रयोग होने वाले भाषा का प्रधान, इसको ज़ूम कर लेते हैं ना। प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 120वें अनुच्छेद में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो 351 में। ठीक है? ये वाला पेज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 8वीं अनुसूची में कौन-सी विदेशी भाषा को शामिल किया गया है? तो नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया क्योंकि नेपाल भारत का एक अंग माना जाता है, इसलिए ऐसा है ना। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएँ शामिल हैं? तो 9 धाराएँ शामिल हैं। ओके? आगे अगर हम बढ़ेंगे तो क्या केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस बात को तो अच्छे से जान लें, केंद्र में जितने भी समिति होती है उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही लगभग होते हैं। ओके, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यवर्धन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महाप्रबंधक होते हैं। क्षेत्र के जो होते हैं वो महाप्रबंधक होते हैं और ऊपर अगर ध्यान दिया है केंद्र के होते हैं तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगर हम 36वां की बात करें
तो संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को राज्य के कामकाज के लिए ना अधिकृत किया गया था? तो 15 वर्ष के लिए अधिकृत किया गया था, क्योंकि उसमें अंग्रेजों का कार्यकाल था, तो बहुत सारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो हिंदी में थे, सॉरी इंग्लिश में थे, जिसको ट्रांसलेट और ईज़ी वे से रिमूव करने के लिए 15 साल लग गए थे, 15 साल का टाइम लिया गया था। ओके, आगे अगर हम बात करें स 37 की, क्वेश्चन नंबर 37 की, तो हिंदी बोले जाने वाले और लिखे जाने वाले की प्रधानता आधार पर संपूर्ण भारतवर्ष के कितने क्षेत्रों में बाँटा गया है? तो 3 क्षेत्रों में बाँटा गया है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें कौन थे? तो विजय खेर थे, जो कि राजभाषा के अध्यक्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 1 सेकंड। ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो वर्धा में स्थित है। इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखिएगा कि वर्धा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये सब हो गया 35 की बात, सॉरी इस पेज की 40 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फिजी में किया गया था। नादी शहर है फिजी का, वहाँ किया गया था। ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि फिजी में किया गया था, तो इस बात का अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले लें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। इसका भी आप अच्छे से ध्यान रखें। ना संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। ठीक है? आगे अगर हम बात करें तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। पीछे भी आपने ये चीज़ पढ़ा है ध्यान से। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। पीछे भी आपने पढ़ा है और इस बार भी आपने पढ़ा है। ओके? केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। केंद्रीय शिक्षण संस्थान गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखें। नगर राजभाषा ना कार्यचयन समिति की बैठक वर्ष में कितने बार होती है? तो वर्ष में 4 बार होती है। ओके? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं 46 पर। सॉरी 2 बार होती है, 4 बार नहीं 2 बार होती है। 45 की नगर राजभाषा का समिति जो है वो 2 बार सिर्फ़ होती है, साल में 2 बार होती है। इस बात को थोड़ा-सा ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 की बात करें तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 1 सेकंड बेटा, जस्ट पेज हिल जा रहा है। ओके, 46 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन थोड़ा-सा ब्लरी है, इसको थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं ताकि आसान रहे। ये तभी भी पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो इसका जो आंसर है 344, जो कि राजभाषा से ही ना प्रधान संविधान किसके अनुच्छेद में किया गया था? ना किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद की जब भी बात होगी तो 343 नोट कर लो इस बात को, ठीक है? 1 सेकंड जस्ट बेटा वेट। नोट के जब भी संविधान की बात होगी तो आर्टिकल 344 या फिर 343 में होगी, या 343 या 344, इससे बाहर नहीं जाएगा। संविधान का आर्टिकल अगर हिंदी के आर्टिकल की बात होगी तो ये होगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे अगर हम बढ़े तो राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया था? तो 1952 में पहला आदेश जारी किया गया था। पर्दों पर्दे या स्क्रीन पर लिखी गई कहानी कहलाती है पटकथा। ठीक है? जब कोई पिक्चर बनती है उसे पटकथा कहते हैं। ओके, 1 सेकंड जस्ट ना विज्ञापन शब्द का निर्माण किन 2 शब्दों से मिलकर हुआ है? तो ये तो एकदम साफ-साफ है। वि ज्ञापन अलग-अलग है। वि प्लस ज्ञापन। ऐसे विज्ञापन जो एक व्यवसाय के अन्य व्यवसाय के लिए निर्देश होते हैं ना, जिसे व्यापारिक विज्ञापन कहते हैं। अगर व्यापार की बात हो रही है तो व्यापारिक विज्ञापन, दूसरे की बात होगी तो दूसरे टाइप का विज्ञापन, सिंपल सा इसका जवाब है। ना सार्वजनिक सूचना किस शब्द में संबंधित है? तो विज्ञापन में। विज्ञापन में आपको हर एक चीज़ मतलब कि वो क क्या काम है या उसके क्या फंक्शन्स हैं, ये सारी सूचना आपको विज्ञापन में देखने को मिल जाती है, एक बार में ही। ओके? अगर हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 52 पर विज्ञापन के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो विज्ञापन के टोटल 5 प्रकार होते हैं, जो कि
आपको पढ़ने को मिल जाएँगे। व्यवस्थित विक्रय किस पर लक्षित नहीं होता है, तो अधिक संख्यक ग्राहकों पर जो है व्यवस्थित विक्रय लक्षित नहीं होता है। एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विज्ञापन। अगर किसी चीज़ की बिक्री बढ़ाना है तो आपको विज्ञापन करो आप, ऑटोमेटिकली लोग जानेंगे उसके बारे में और उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। कह रहा है कि निरक्षर उपभोक्ताओं के लिए कौन-सा माध्यम उपयोगी है? तो प्रसारण माध्यम की बात हो रही है। आंसर नंबर इसका 2 होगा, ओके? अगर आगे हम बढ़े रहे तो विज्ञापन एक छोटा-सा ग्राफिक लिंक है, जो वेब पर दिया जाता है, उसे बैनर कहते हैं। जो वेब पर दिया जाएगा उसे बैनर कहेंगे, विज्ञापन थोड़ा-सा लंबा होता है, 100 या 150 वर्ड में डिटेल्ड होता है। जैसा कि आप थंबनेल देख लो यूट्यूब पर, वो विज्ञापन है। जिसको आप क्लिक करते हो तो अंदर उसके वीडियो देखते हो। विज्ञापन कैसा होना चाहिए? तो विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, विज्ञापन में वस्तु का देह होना चाहिए, उसका उपयोग और विशेषताएँ देनी चाहिए, चित्र होना चाहिए, वस्तु की चित्र होनी चाहिए। अगर चित्र रहेगा तभी तो उस वस्तु के बारे में आप जानेंगे, अगर चित्र नहीं रहेगा तो उस वस्तु के बारे में कैसे जानेंगे? आज हर क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व बढ़ता जा रहा है। ओके? जस्ट वेट। ओके, तो आज हर क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर विज्ञापन होगा। विज्ञापन की भाषा होनी चाहिए, कैसी? बहुत ही सरल, जो आसानी से सबको समझ में आ जाए, पढ़ा जा सके, देख के समझा जा सके, इतना सरल होना चाहिए। तभी विज्ञापन काम का होता है, नहीं तो कोई काम का नहीं। अगर आप बहुत ही टफ लैंग्वेज है, इंग्लिश में लिख दें जो सब लोग ना पढ़ पाएँ, तो क्या फ़ायदा ऐसे विज्ञापन का, जिससे आधी जनता पढ़ ही ना पाए। विज्ञापन किस लिए कर रहे हैं? ताकि सारे लोग जान सकें। ना यहाँ अतीत में हो चुकी घटनाएँ किस तकनीक पर प्रस्तुत की जाती हैं? तो फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक मतलब आपका पुराना जो घटनाएँ हो गई है, उसे फ्लैशबैक में आप याद करते हो, ठीक है? कथानायक अभिनेत्री हिस्सा होती है संवादों का। अगर पटकथा की मूल इकाई क्या है? तो दृश्य। पटकथा मतलब जो दृश्य, जो पर्दे पे दिखाया जाए उसी को पटकथा कहते हैं, तो दृश्य बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पटकथा में दृश्य ही नहीं रहा तो क्या किस प्रकार का पटकथा होगा? 58 क्वेश्चन की अगर बात करें तो विज्ञापन में वस्तु का चित्र होना बहुत ही ज़रूरी है। ये तो क्वेश्चन हो चुका है, आगे बढ़ते हैं 64 पर। तो पटकथा में कितने घटना स्थल होते हैं? तो असीमित। पटकथा जैसे कि कोई मूवी है, मूवी में कितने घटना स्थल है आप काउंट कर सकते हो। अलग-अलग जगह शूट हो रही है, अलग-अलग जगह के दृश्य ऐड किए जा रहे हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं को किस तकनीकी पर प्रस्तुत किया जाता है? तो फ्लैश फॉरवर्ड। देखो, जो हो चुकी हैं वो फ्लैशबैक में होती है, जो होने वाली है वो फॉरवर्ड होती है। इस बात का अच्छे से याद रखना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन 66 की अगर बात करें तो पटकथा के अंतर्गत किन-किन विविधाओं का लेखन किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी। फ़िल्म, धारावाहिक, ठीक है? डॉक्यूमेंट्री, ये सारे टाइप जहाँ आप सीरियल देखते हो, अलग-अलग मूवी देखते हो, तो ये सारी चीज़ें पटकथा पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो रजनीगंधा फ़िल्म जो आई थी, उसके निर्माण किस कृति के केंद्र पर रखकर किया गया है? तो यही सच है। यही सच है पर केंद्र पर रखकर किया गया था। चेतन भगत के उपन्यासों पर बनी फ़िल्म का नाम क्या है? थ्री ना? तो थ्री इडियट, हेलो ना, काई पोछे, ये सारे जितने भी मूवीज़ बनी हुई हैं, ये चेतन भगत के उपन्यासों पर बेस्ड है, ओके? अगर अगर आगे बात करें तो काशीनाथ सिंह किस उपन्यास के केंद्र में रखकर मोहल्ला 80 फ़िल्म का निर्माण किया गया था? तो काशी का 80 ना, इसमें 80 घाट के चीज़ों को दिखाया गया है, वाराणसी के, जो कि मोस्टली बच्चे जानते होंगे इसके बारे में। आगे अगर हम बढ़ें 70 क्वेश्चन के बारे में, तो भाषा किसे कहते हैं? तो भाव के आदान-प्रदान के साधन को, लिखने के ढंग को, भाषण देने वाली कला को, सबको भाषा कहते हैं, तो उपरोक्त सभी। और इसमें एक चीज़ आप अच्छे से नोट कर लो कि जब भी ऑल ऑफ एबव दिखे, उपरोक्त सभी, जब भी आपको ऑप्शन दिखे, तो हमेशा उपरोक्त सभी ही मारो, 90% में आपका सही होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है और उपरोक्त सभी लिखा हुआ है, तो आप उपरोक्त सभी को ही मार के आ जाओ, आपका 90% चांस है कि सही ही होगा। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं उपभाषा। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है उसे उपभाषा के नाम से जानते हैं। जेंडर का तात्पर्य क्या है? जैविक निर्धारक है, जिसमें आपको ना जेडर कहते हैं। आगे कहते हैं निम्नलिखित में से कौन-सा सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रभाव नहीं होता है? तो पड़ोसी के पसंद। पड़ोसी की पसंद जो है, उसपे आपका आर्थिक
कोई भी अभाव नहीं होगा, प्रतिभाव नहीं होगा। हिंदी में लिंग होते हैं तो पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं और नपुंसक लिंग होते हैं। तो उपरोक्त दोनों, हिंदी में सिर्फ 2 लिंग होते हैं, ठीक है? पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ओके? जिन संख्या शब्दों में स्त्री जाति का पता चलता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, ओके? ये तो सबको पता है। आगे 1 सेकेंड, स्त्रीलिंग कहते हैं। ज़रा 1 सेकेंड, हाँ। क्वेश्चन नंबर कहाँ थे हम लोग? लिपि उपभाषा, जैविक स्त्रीलिंग कहते हैं, आगे। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपकी तैयारी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। अगर बार-बार इसको रिवाइज़ कर लेंगे तो आपके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आपके पूरे में पूरे मार्क्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएँगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि उनका पेपर भी अच्छा जाए और किसी का बैक ना लगे। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। कोई और सब्जेक्ट का अगर ऐसे ही आपको सॉल्यूशंस चाहिए ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।